To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं पैनल डेटा एनालिसिस। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई इसकी कि पैनल डेटा से रिलेटेड भी कुछ लेक्चर्स हैं वो देखें, अपलोड करें। तो उसमें असल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं बच्चे कि पैनल डेटा शायद रन तो कर लेते हैं, उसको सॉफ्टवेयर पे रिजल्ट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन लॉजिक इसके पीछे क्या चल रही है, क्यों ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे मॉडल एस्टिमेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज हम इसी पैनल डेटा एनालिसिस को देखेंगे कि इसमें कितनी तरह के जो बेसिक मॉडल्स हैं वो कितने हैं और वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम मॉडल के अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास एक मॉडल है y = अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एरर टर्म। अब अगर मैं यहाँ t यूज़ करूँ तो t रिप्रेजेंट करता है कि इसको टाइम सीरीज़ डेटा को, तो इसका मतलब है टाइम सीरीज़ मॉडल है। इस तरीके से अगर मैं मॉडल ये लिखूँ, सेम मॉडल अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एरर, और मैं यहाँ लिख दूँ आई रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ को, जो आपने टाइप्स ऑफ डेटा वाले में जो लेक्चर है उसमें आपने देखा होगा एंटिटी और टाइम। तो टी रिप्रेजेंट करता है टाइम सीरीज़ को, मतलब एंटिटी कोई एक होगी। आई रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ को, जहाँ सिर्फ आई है इसका मतलब है टाइम एक होगा, कोई फिक्स होगा। तो ये एंटिटी एक, टाइम एक से ज़्यादा, तो ये मॉडल है किसका, टाइम सीरीज़ डेटा का। यहाँ टाइम कोई ना कोई फिक्स होगा, एंटिटी बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। और अगर हम पैनल डेटा की बात करें, पूल पैनल का डिफरेंस हम उसमें अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम पैनल डेटा की बात करें तो जो मॉडल हमारे पास बनेगा उसमें y के साथ i भी होगा और t भी होगा, i भी होगा और t भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो अब यहाँ पर i और t दोनों का मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर एंटिटीज़ भी एक से ज़्यादा हैं और टाइम भी एक से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉडल आपके पास है ये आपके पास क्या कहलाएगा, पैनल डेटा, मॉडल फॉर पैनल डेटा। अच्छा, अब इसको एस्टिमेट करना है। अब इसको एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, इसके एस्टिमेट करने के बेसिक दो मेथड्स हैं, यानी दो टाइप्स हैं। हम दो हेड्स में जाएंगे। नंबर 1, एक है आपके पास पूल्ड और पैनल लीस्ट स्क्वायर, इसको आप POLS भी कहते हैं, पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या खाली पैनल लीस्ट स्क्वायर। दूसरी तरफ आप आ जाएं, आपके पास दूसरा मॉडल होता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल या रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो अभी हम देखा हमारे पास दो, इस पूरा लिख देता हूँ, फिक्स्ड या रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो पैनल डेटा को एनालाइज करने के लिए आपके पास दो बेसिक मॉडल टेक्निक्स हैं आपके पास मौजूद हैं। या तो पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर आप इस्तेमाल करेंगे इस मॉडल को रन करने के लिए, या फिर आप फिक्स्ड या रैंडम इफेक्ट मॉडल की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये है कि कब ये इस्तेमाल करते हैं और कब फिक्स और रैंडम इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक ज़हन में रखें, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो जिस कंट्री का ये डेटा होगा, एज्यूम हम कंट्री लेवल डेटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इंटरसेप्ट आएगा वो उस कंट्री का होगा। लेकिन अगर यहाँ जो इंटरसेप्ट आएगा ये किस कंट्री का होगा, तो यहाँ का जो इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसमें तो सारे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 10 कंट्रीज़ का डेटा है, तो मॉडल तो एक ही रन हो रहा है ना, तो इंटरसेप्ट भी एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर अगर आपने इस मॉडल को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे ये वाला मॉडल है, तो हम रिसर्चर एज्यूम ये कर रहा है कि इंटरसेप्ट तमाम कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट सेम है। तमाम कंट्रीज़ के लिए इंटरसेप्ट कैसा है, सेम है। तो जब तमाम कंट्रीज़ के लिए इंटरसेप्ट सेम है और ये मॉडल बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कोई एक ही रीजन है, तमाम कंट्रीज़ की वो सारी चीज़ें ऐसी सेम हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और जो इस तरह की जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें वो इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि उसका इंटरसेप्ट और उसका स्लोप इंटरसेप्ट और उसका कांस्टेंट ये सब एक जैसा है। तो ऐसी सूरत में आप मूव कर जाएंगे
पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की तरह। ये आईटी हमने ये कब कहा कि पैनल डेटा में पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या पैनल लीस्ट स्क्वायर कब इस्तेमाल हो रहा है, जब रिसर्चर ये एज्यूम कर रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट है ये तमाम एंटिटीज़ के लिए, ऐसी कंडीशन में जिसमें हमने कंट्रीज़ की बात की, तमाम कंट्रीज़ के लिए ये इंटरसेप्ट कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जब सबके लिए आपने इसको और इसको सेम एज्यूम कर लिया तो आपने कहा कि ये आपके पास कौन सी टेक्निक से रन हो जाएगा, पैनल लीस्ट स्क्वायर से या पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से। लेकिन जब रिसर्चर ये एज्यूम करता है और ये देखता है, ये असल में टेस्ट वगैरह हमें क्लियर करते हैं सारी चीज़ें कि ये सेम एज्यूम करना है या नहीं करना, लेकिन हम लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वो ये एज्यूम करता है कि नहीं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो एक अलग इंटरसेप्ट रखते हैं, उनकी कंडीशंस हैं, उनका इकोनॉमिक वॉल्यूम है, उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट, तो इंटरसेप्ट सबका सेम नहीं होगा। तो जब यहाँ पर ये बात कंसिडर की जाती है कि नहीं ये है तो पैनल का मॉडल लेकिन इसमें इंटरसेप्ट सबका सेम नहीं है, स्लोप एज्यूम कर लेते हैं सबका सेम है लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट सेम नहीं है, तो जब आप ये एज्यूम कर लेते हैं, पता टेस्ट से लगेगा लेकिन हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरसेप्ट तमाम एंटिटीज़ का डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, फिक्स्ड इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट मॉडल की तरफ। कब, जब डिफरेंट इंटरसेप्ट मौजूद हो। जब इनको डिस्कस करेंगे तो स्लोप की भी बात करेंगे। तो आई रिपीट कि अगर आपके पास एक पैनल मॉडल है और आप उसको रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो बेसिक ऑप्शंस हैं, या तो पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पे आ जाएं, पैनल लीस्ट स्क्वायर पे आ जाएं, या फिर आप फिक्स्ड या रैंडम इफेक्ट मॉडल पे आ जाएं। अगर पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या पैनल लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल करने की बेसिक रीज़न क्या होगा कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो सेम इंटरसेप्ट और स्लोप रखती हैं, तो एक जैसे ही हैं तकरीबन तमाम के इंटरसेप्ट और स्लोप, तो आप सबको एक जैसा कंसिडर करके सिंपल ये लीस्ट स्क्वायर यहाँ पर रन कर लें। लेकिन अगर ये बात कंसिडर ऐसी की जाती है कि तमाम एंटिटीज़ का जो इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में इंटरसेप्ट के डिफरेंट होने की सूरत में आप सिंपल पैनल लीस्ट स्क्वायर या POLS पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप किस तरफ मूव करेंगे, फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट मॉडल की तरफ। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, और ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब इंटरसेप्ट कैसा होगा, सेम होगा, सेम इंटरसेप्ट, सेम इंटरसेप्ट। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था जो हमने देख लिया कि पूल POLS और फिक्स या रैंडम इफेक्ट कब इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें तो कोई मज़ीद डिटेल है नहीं, ये हम जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का चीज़ें वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है, हमने एज्यूम कर लिया सबके लिए इंटरसेप्ट कैसा है, सेम है। लेकिन अगर इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो फिर हम किस मॉडल की तरफ जाएंगे, फिक्स या रैंडम इफेक्ट मॉडल की तरफ। अब हम बारी बारी उन मॉडल को डिस्कस करते हैं। ये फिक्स और रैंडम इफेक्ट मॉडल इंटरसेप्ट को डिफरेंट कैसे ट्रीट करता है इस पैनल मॉडल में। अब देखते हैं हम कि फिक्स इफेक्ट मॉडल या रैंडम इफेक्ट मॉडल इंटरसेप्ट के डिफरेंट होने को कैसे ट्रीट करता है। अब मैं IT बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ये पैनल डेटा की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉडल है y = अल्फ़ा + बीटा x, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 कंट्रीज़ का डेटा है। कितने कंट्रीज़ का, 3 कंट्रीज़ का डेटा है। तो ऐसी कंडीशन में फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या करेगा। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लें कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल जब इंटरसेप्ट को डिफरेंट ट्रीट करता है ना, उसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 विद इन ग्रुप, नंबर 2 है आपके पास फर्स्ट डिफरेंस फिक्स्ड इफेक्ट, फर्स्ट डिफरेंट फिक्स्ड इफेक्ट, विद इन ग्रुप फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, फर्स्ट डिफरेंस फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और तीसरा आपके पास है लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल एस्टिमेट होता है और इंटरसेप्ट को डिफरेंट ट्रीट करता है। तो इनमें से विद इन ग्रुप और फर्स्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, जो सबसे ज़्यादा मॉडल इस्तेमाल होता है वो होता है लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, और हम इसी के प्रोसीजर को अभी समझेंगे कि हाउ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल डील द डिफरेंट इंटरसेप्ट। तो लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल प्रोसीजर वो अभी हम देख रहे हैं, ये वाला। अच्छा, करता क्या है कि जो हमारा डमी वेरिएबल का लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को अगर देखना हो तो हम उसकी जगह 1 रख देते हैं और उसके एब्सेंस को देखना हो तो 0 रख देते हैं। तो जब हम पैनल डेटा की बात करते हैं
फॉर एग्जांपल यहाँ हमने कह दिया ये पाकिस्तान का डेटा है, ये 3 इयर्स का डेटा है, ये पाकिस्तान और टर्की का 05, 06, 07, ये जीडीपी है और ये एफडीआई है, वह जीडीपी है, ठीक है। तो ये 3 साल, ये आपके पास कौन सा डेटा होगा? पैनल डेटा। एंटिटी भी वेरी कर रही है, टाइम भी वेरी कर रहा है, एंटिटी रिपीट हो रही है, पैनल डेटा। अब मुझे डमी क्रिएट करना है। अब मुझे डमी किस चीज़ का क्रिएट करना है? क्योंकि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इंटरसेप्ट अलग अलग कंसिडर करता है तमाम एंटिटीज़ की, तो एक डमी क्रिएट करना है पाकिस्तान का, एक डमी क्रिएट करना है टर्की का, ताकि उसके इंटरसेप्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके। अब मैंने कहा DP डमी फॉर पाकिस्तान और मैंने कहा DT डमी फॉर टर्की। ऐसी कंडीशन में जो DP है, क्योंकि ये पाकिस्तान का डमी है, तो जब जब पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं उस वक्त तक 1 रहेगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ज़्यादा होंगे वो तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ पाकिस्तान का डमी लिया। इसी तरीके से अगर डमी फॉर टर्की निकाल रहे हैं, यानी जो इसके इंटरसेप्ट को अलग डिफरेंट ट्रीट करे, तो हमने कहा जहाँ जहाँ टर्की है वहाँ वहाँ 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो ये आपके पास डमी वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए? डिफरेंट इंटरसेप्ट को ट्रीट करने के लिए। तो हुआ क्या कि लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल कर क्या रहा है कि जितनी भी एंटिटीज़ मौजूद हैं उन सब के इंटरसेप्ट के लिए उनका अपना एक डमी वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, और वो डमी वेरिएबल रोल प्ले करेगा किस चीज़ के लिए? इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कि हर एंटिटी का जो इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट कैसे, कितना डिफरेंट है। अच्छा, होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मॉडल है आपके पास, y is equal to beta x प्लस ऑब्वियसली एरर टर्म। तो अगर मैं इसमें डमी वेरिएबल ऐड करूं, अच्छा देखें यहाँ जो हम मैनुअल प्रोसीजर आपको बताएंगे अभी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक डमी ऐड किया बीटा 1x बीटा 2 DP प्लस एरर टर्म। अच्छा, अब हमने DT ऐड क्यों नहीं किया? ये हम अपने डमी वेरिएबल वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर आपके पास 2 ही कैटेगरीज हैं और दोनों का डमी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से मॉडल रन नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने सिर्फ एक को ही रन करना है। तो हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ले लिया, तो अगर पाकिस्तान का यहाँ पे डेटा ले लिया तो ये तो आपको बता देगा पाकिस्तान का इंटरसेप्ट। कैलकुलेशन जब हम उसमें करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअल यही बात है जो इसको समझें कि आपने यहाँ पर ले लिया तो ये आपको बता देगा पाकिस्तान का, और जो डमी मौजूद नहीं होता उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का डमी ले लिया है तो टर्की का डमी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये इसमें थोड़ा सा जब आप एस्टिमेट करेंगे ना तो टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आसान अल्फाज में समझ लें खाली। अच्छा, होगा क्या कि अक्सर लोग आसानी के लिए क्या करते हैं, अच्छा जब सारे डमी कंसिडर करने हो तो क्या करते हैं, फिर कांस्टेंट हटा देते हैं, फिर आप ये लेते हैं कि यार बीटा के साथ बीटा 3 के साथ DT भी ले लो प्लस एरर टर्म। ये इटसेल्फ पाकिस्तान की डमी शो करेगा, ये इटसेल्फ टर्की की डमी शो करेगा, कांस्टेंट टर्म का चक्कर ही खत्म हो गया। तो अगर आप मैनुअल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लें, जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके डमी आप क्रिएट कर लें। लेकिन फॉर एग्जांपल एंटिटीज 50 हों 100 हों तो ऐसी सूरत में आप ये वाला काम नहीं कर सकते। आप इस कंडीशन में ये काम नहीं कर सकते ना कि फॉर एग्जांपल 20 कंट्रीज़ का डेटा है तो हर कंट्री की डमी बनाना फिर उनको एस्टिमेट करना, इट्स टू टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो होता क्या है कि हर सॉफ्टवेयर्स में फिक्स इफेक्ट मॉडल रन करने के लिए ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट फिक्स इफेक्ट मॉडल रन करते हैं। वो खुद वहाँ पर डमी जनरेट कर फिर मॉडल रन करके आपको देता है कि अगर आप डमी जनरेट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएंगे। तो अगर हमने हर एक का डमी अलग कंसिडर किया है तो उसका मतलब हर डमी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो उस कंट्री के इंटरसेप्ट को शो कर रहा होगा। और अगर आपने कांस्टेंट को भी रखा हुआ है तो फिर आपको एक डमी को लेस करना पड़ेगा। तो ये तो था आपके पास लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, जिसमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हर एंटिटी से रिलेटेड एक डमी ऐड होती है जो उसके इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, हमें अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरसेप्ट की। भाई स्लोप भी तो डिफरेंट हो सकता है, स्लोप भी डिफरेंट हो सकता है।
तो सिर्फ इंटरसेप्ट ही डिफरेंट क्यों? बिल्कुल स्लोप डिफरेंट हो सकता है। और अगर स्लोप भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कुछ और है और टर्की का कुछ और है, तो इसके लिए हमने अपने डमी वेरिएबल वाले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, इंटरैक्शन टर्म, जिसमें हमने डमी को वेरिएबल से इंटरैक्ट करा दिया था, मल्टीप्लाई करा दिया था। तो उसके बाद जो हमारे पास टर्म बनी थी वो यहाँ पर अगर हम करें तो ऐसे बनेगी कि β1 β2 β3 β4 dpx प्लस β5 dtx प्लस एरर। तो ये जो चीज़ है ये आपको बता देंगे स्लोप का भी डिफरेंस होना, और ये आपको बताएं इंटरसेप्ट का डिफरेंस होना। लेकिन अब सवाल ये है, एक बार ध्यान में रखें, अगर आप समझते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का स्लोप भी डिफरेंट है, इन दोनों कंट्रीज़ का इंटरसेप्ट भी डिफरेंट है, और अगर एक एंटिटी की इतनी इनफ ऑब्जर्वेशन मौजूद है, इनफ ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये इंटरेक्शन टर्म बनाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होने की वजह से फिर एस्टिमेशन रिजल्ट्स पे इफेक्ट आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि समझते हैं कि नहीं भाई मेरे पास इनफ डेटा है, अगर मैं ये ऐड भी कर दूँ इंटरेक्शन टर्म तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कम होगी भी तो मेरे पास डेटा इतना इनफ है कि उससे रिजल्ट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो एफिशिएंसी है वो अपनी जगह रहेगी। तो ऐसी सूरत में एडवाइस ये किया जाता है कि अगर आपके पास इतना ही इनफ डेटा है और आप ये भी समझते हैं कि हर कंट्री का इंटरसेप्ट भी डिफरेंट है और हर कंट्री का स्लोप भी डिफरेंट है, तो फिर आप पैनल रन क्यों कर रहे हैं? आप हर एक को अलग अलग एनालिसिस टाइम सीरीज रन कर लें और हर कंट्री का अलग डेटा इस्तेमाल करें, उसमें अलग इंटरसेप्ट आ जाएगा और अलग क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। तो अगर आपके पास इनफ डेटा है तो फिर आप हर एक को टाइम सीरीज रन कर लें, अगर सेपरेट आपको वैल्यूज चाहिए, अगर आप समझते हैं कि इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि अक्सर फिक्स इफेक्ट मॉडल में, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि अगर वेरिएबल ज़्यादा हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी कम हो जाती है कि फिर आप एनालिसिस परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा एंटिटीज़ हो। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में फिर हम ये वाले हिस्से पे नहीं जा रहे होते, और अक्सर आप देखेंगे जो पैरेलल के पेपर्स हैं उसमें हम स्लोप के डिफरेंस पे नहीं जा रहे होते, क्योंकि अगर इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों का डिफरेंट है तो फिर हम सेपरेट टाइम सीरीज रन कर लेते हैं, पैनल एस्टिमेशन पे नहीं जाते। तो ये तो था आपके पास हाउ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और फिक्स्ड इफेक्ट टेक्निक डील्स द डिफरेंट इंटरसेप्ट। अच्छा, अब हम आते हैं रैंडम इफेक्ट मॉडल की तरफ, कि रैंडम इफेक्ट मॉडल कैसे डील करता है डिफरेंट इंटरसेप्ट्स को। अब अच्छा, हम बात करते हैं रैंडम इफेक्ट मॉडल की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉडल है प्लस यू एरर। अब IT मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, अब इसको रैंडम क्यों कह रहे हैं? अब पहले तो फिक्स्ड और रैंडम का दोनों कब इस्तेमाल हो रहे हैं? जब इंटरसेप्ट कैसे हैं तमाम एंटिटीज़ के डिफरेंट है। ये बात हमने POLS और रैंडम फिक्स्ड के कंपैरिजन में देख ली। लेकिन अब फिर फिक्स्ड और रैंडम में क्या फ़र्क है, ये कब इस्तेमाल होते हैं? थ्योरेटिकल डिस्कशन हम करते हैं, जो इसका रिजल्ट है कि इसमें ये इस्तेमाल करना, ये हमें सब टेस्ट बताएंगे। डिफरेंट तरह के टेस्ट है जो हम बताएगा इस तरफ जाएं या POLS की तरफ जाएं या रैंडम की तरफ जाएं। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं अपनी, कि फिक्स्ड इफेक्ट की बेसिक हमने देख ली कि लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल कैसे मॉडल में ट्रीट करता है तमाम इंटरसेप्ट को डिफरेंट करने के लिए। तो रैंडम इफेक्ट कैसे ट्रीट करता है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं। एक इंडस्ट्री है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इंडस्ट्री, और एज्यूम करते हैं इसकी हमारे पास 40 फर्म्स हैं, और आपने उन तमाम 40 फर्म्स का डेटा ले लिया, और हर फर्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, हर फर्म की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगी, उसका कैपिटल डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है उसका जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो हुआ क्या कि इंटरसेप्ट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। और आपने इस इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स को ले लिया, तो हर फर्म की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, उसका अपना एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक कैपिटल है। तो हर फर्म एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उनके डिफरेंट होने की वजह से, यानी हर एंटिटीज़ के बेसिक डिफरेंट होने की वजह से इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। लेकिन आपने क्या काम किया कि जितनी फर्म मौजूद थी उन सब को ले लिया। तो जब आप तमाम की तमाम फर्म्स को कंसिडर कर लें तो इसका मतलब इंटरसेप्ट का जो डिफरेंस है वो हर एंटिटी के एक बेस डिफरेंस होने की वजह से है। तो ऐसी कंडीशन में आप 40 की 40 फर्म्स लेंगे तो टेक्निकली आप कहाँ आ जाएंगे, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में। अब ये क्लियर होगी बात जब रैंडम बताऊंगा। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में आ जाएंगे और आप कहेंगे कि इंटरसेप्ट का जो डिफरेंट होना है वो डिफरेंट इसलिए है कि हर एंटिटी की स्टेट डिफरेंट है, हर एंटिटी की बेसिक चीज़ें डिफरेंट है, तो इस वजह से उनका इंटरसेप्ट भी कैसा है, डिफरेंट है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने उस इंडस्ट्री में मौजूद ऑलमोस्ट तमाम जो सब कैटेगरी यानी फर्म्स हैं वो आपने कंसिडर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की प्रोविंस है, तो अगर आप चारों सूबों का डेटा ले लें तो वो आपके पास, इसका मतलब
आप उस अम्ब्रेला के अंदर आने वाले तमाम एंटिटीज़ को कंसिडर कर लिया, जिस तरह इस अम्ब्रेला के अंदर आने वाले तमाम एंटिटीज़ को कंसिडर कर लिया, और हर एंटिटी अपनी जगह डिफरेंट है, तो उसका मतलब जो इंटरसेप्ट डिफरेंट है वो एंटिटीज़ के बेसिक डिफरेंट होने की वजह से है। तो आप ऐसी वक्त में क्या इस्तेमाल करेंगे? फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप केमिकल इंडस्ट्री का डेटा ले रहे हैं, लेकिन आपके पास, आपको पता तो है 40 फर्म्स हैं, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने डेटा नहीं लिया, नहीं अनअवेलेबिलिटी की वजह से, अनबैलेंस डेटा होने की वजह से, किसी भी वजह से आपने इसमें से 20 फर्म्स ले ली, 20 फर्म ले ली, वजह कुछ भी हो सकती है, 20 फर्म आपने ले ली। अब जब 20 फर्म आपने यहाँ पर ले ली ना, तो इसका मतलब है, और यकीनन अगर आप इसको एनालाइज कर कर केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात कहना चाहेंगे, तो इसका मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 20 फर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसको? केमिकल इंडस्ट्री को। यानी ये सैंपल मैंने इतना ले लिया है कि अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मेरे ख्याल में केमिकल इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए इस पूरे सैंपल में से कुछ चीज़ें कलेक्ट कर ली, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें कलेक्ट तो नहीं की ना, सारी की सारी फर्म्स कलेक्ट नहीं हुई। तो जब सारी फर्म्स कलेक्ट नहीं हुई, कुछ फर्म्स कलेक्ट हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर रैंडम इफेक्ट क्या इसको रैंडम कहते क्यों हैं? इसको रैंडम इफेक्ट मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पर ये एज्यूम करता है कि अब जो इंटरसेप्ट का डिफरेंस आएगा, अब जो फर्म वाइज इंटरसेप्ट का डिफरेंस आएगा, वो बुनियादी तौर पर इस वजह से नहीं आएगा कि हर फर्म का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। वो बुनियादी तौर पर इस वजह से आएगा कि आपने पूरी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। जब पूरी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया तो आपकी सिलेक्शन की कोई ना कोई लिमिटेशन तो है ना, किस बुनियाद पर आपने सेलेक्ट, उस रैंडमनेस की वजह से, कि वो जो आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया और कुछ सेलेक्ट नहीं किया, उस रैंडमनेस की वजह से इंटरसेप्ट कैसा है? तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डिफरेंट, उस रैंडमनेस की वजह से। ये एज्यूम्ड रैंडम इफेक्ट मॉडल के एजम्पशन है कि रैंडम इफेक्ट मॉडल पे अगर आप जाएंगे तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरसेप्ट का डिफरेंट होना इस वजह से नहीं है कि स्टेट फर्म्स अलग अलग हैं, इस वजह से है कि आपने तमाम सैंपल कलेक्ट किया नहीं है, उसमें से कुछ चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, तो जो कलेक्शन आपने रैंडमनेस को रैंडम कलेक्ट किया है, इस रैंडम कलेक्शन की वजह से इंटरसेप्ट डिफरेंट हो रहा है। तो इसको रैंडम इफेक्ट मॉडल कहते ही इसीलिए कि आप इसमें तमाम चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, कुछ चीज़ों को लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है अपने इंडस्ट्री को, रीजन को, किसी को भी, और उस रैंडम सिलेक्शन की वजह से ही जो इंटरसेप्ट में डिफरेंट आता है, यही डिफरेंस कौन कैप्चर कर रहा होता है? रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो रैंडम इफेक्ट मॉडल का बेसिक जो फिक्स इफेक्ट मॉडल से डिफरेंस है वो क्या है कि ये भी इंटरसेप्ट के डिफरेंट होने को कंसिडर करता है, ये भी इंटरसेप्ट के डिफरेंट होने को कंसिडर करता है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट के डिफरेंट होने को कंसिडर करता है, ये इसलिए करता है कि आपने तमाम एंटिटीज को कंसीडर नहीं किया होता उस अम्ब्रेला में। तो जो रैंडम आपने सेलेक्ट किया, उस रैंडमनेस की वजह से जो इंटरसेप्ट डिफरेंट है, अगर ऐसा है तो रैंडम इफेक्ट मॉडल। जबकि यहां पर आपने तमाम एंटिटीज को, उस अम्ब्रेला में आने वाली तमाम एंटिटीज को कंसीडर कर लिया। जब अम्ब्रेला में आने वाली तमाम एंटिटीज को कंसीडर कर लिया, अब पीछे कुछ रहा ही नहीं रैंडम के लिए, पीछे कुछ एम्बिग्यूटी रही नहीं। तो अब जो यहां पर इंटरसेप्ट डिफरेंट है, वो हर फर्म का अपनी अपनी स्टेटस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये बेसिक फ़र्क था कि फिक्स इफेक्ट मॉडल अगर इंटरसेप्ट को डिफरेंट ट्रीट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और रैंडम इफेक्ट मॉडल डिफरेंट ट्रीट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, ये ज़रा समझें। फॉर एग्जांपल मैंने 40 में से 20 फर्म्स का डेटा ले लिया, तो रैंडम इफेक्ट मॉडल में ये जो देखने में एक एरर टर्म होती है ना, ये एक नहीं होती, ये दो हिस्सों में टूटी हुई होती है। इसका एक पार्ट तो वही होता है जो सिंपल OLS वाला है, यानी रैंडम, ये जो हम OLS वाला जो एरर होता है ना, एक पार्ट उसको फॉलो कर रहा होता है। एक जो एरर टर्म का हिस्सा होता है ना, ये किस चीज़ को कवर कर रहा होता है? उस रैंडमनेस को कवर कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा आता है ना, ये अल्फ़ा इन 20 फर्म्स का जो इंटरसेप्ट है ना, ये उसका मीन है, मीन कांस्टेंट है। मीन किसका? तमाम फर्म्स का जो इंटरसेप्ट है ना, उन तमाम का अगर हम एवरेज ले लें तो ये अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तमाम फर्म्स का अगर हम एवरेज ले लें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी। और ये जो पार्ट है जो हर एंटिटी का डिफरेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये तो मीन है ना, लेकिन फर्म 1 है,
तो फर्म 1 का ओरिजिनल इंटरसेप्ट क्या है, फर्म 1 पे इसकी कोई वैल्यू होगी जो पूरी फर्म के लिए सेम होगी तमाम सालों के लिए, और ये उसको ऐड करूंगा ना तो फर्म 1 का इंटरसेप्ट बन जाएगा। इसी तरह जब दूसरी फर्म शुरू होगी तो उसकी इसकी कोई वैल्यू होगी, दूसरी फर्म के लिए कांस्टेंट होगी तो उसकी वैल्यू होगी, उसको और उसको एडजस्ट करूंगा, दूसरी फर्म का इंटरसेप्ट बन जाएगा। इस तरीके से तीसरी फर्म का इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो होगा क्या कि ये वाला जो ये रैंडमनेस की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब एक बात गौर से देखें, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये तमाम फर्म्स के जो इंटरसेप्ट हैं उसका मीन है, और अगर आपको हर फर्म का वैल्यू चाहिए कि हर फर्म का इंटरसेप्ट कितना है, तो ये वाला जो पार्ट है हर टर्म के अंदर जो शामिल है ये हर फर्म के लिए अलग अलग होगा। फर्म 1 के लिए उसका रैंडम पार्ट अलग होगा, 2 के लिए अलग होगा, उसको इसके साथ एडजस्ट करते रहेंगे तो हर फर्म का क्या आता रहेगा, इंटरसेप्ट आता रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मॉडल देखने में तो बिल्कुल OLS की तरह है, जिस तरह POLS है, आप उसको वैसे ही रन क्यों नहीं कर देते। असल मसला ये है कि अगर ये सिंपल POLS होता ना, हम एज्यूम कर लेते कि एरर टर्म रैंडम है, और वहाँ पर एजम्पशन ही यही होता है कि एरर रैंडम है। यहाँ असल में एरर का एक पार्ट रैंडम है, दूसरा पार्ट रैंडम नहीं है, जिसकी वजह से एरर टर्म की जो एजम्पशन कंसिडर की जाती है OLS में लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड में, वो यहाँ आपको वैलिड नज़र नहीं आएगी। इस वजह से यहाँ पर हम सिंपल जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो अप्लाई नहीं करते। फिर हम क्या काम करते हैं, इस मॉडल को असल में मैनुअल नहीं करते, सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस मॉडल को पे GLS अप्लाई किया जाता है, खुद करता है सॉफ्टवेयर, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। असल में जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर हर उस मेथड को कहते हैं जिसमें रेग्रेशन मॉडल को के एरर टर्म को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, यानी रैंडम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपने कॉकरेन ऑर्कुट एस्टिमेशन प्रोसीजर देखा था ऑटो कोरिलेशन के रिमूवल में, वहाँ आपके पास ऑटो कोरिलेशन में प्रॉब्लम ही यही थी ना कि एरर टर्म में पैटर्न पाया जा रहा था, या तो सेम साइन का या अपोजिट साइन का। उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए एक प्रोसीजर अप्लाई किया, वो भी GLS है। हेट्रोसिडेसिटी को खत्म करने के लिए किसी चीज़ का वेट असाइन कर दिया, वो भी GLS कहला सकते हैं। वेटेड लीस्ट स्क्वायर, उसको भी आप GLS कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मेथड जिसमें आप इस एरर टर्म की प्रॉब्लम को, इसकी जो बिहेवियर है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए रेग्रेशन में अप्लाई करते हैं ना, वो कोई सा भी प्रोसीजर, वो क्या कहलाएगा, GLS, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर। तो रैंडम इफेक्ट क्या काम करता है, इस मॉडल पे GLS अप्लाई करता है, इसको जो एरर की कंडीशन है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है, फिर रन करता है। इस वजह से ये पूरे स्टेप्स हैं इसके कि पहले ये मॉडल रन करेगा। अब उसकी स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैनुअल हमने करना नहीं है, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होते हैं। पहले मॉडल रन करेगा, फिर उसका एरर निकालेगा, फिर उसको एडजस्ट करेगा, फिर उसमें उसने नाम दिया हुआ है कि GLS अप्लाई करेगा, फिर जाकर उसके कोफिशिएंट फाइंड करेगा। तो ये सारा काम मुझे है ना वो खुद कर लेता है, सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने शुरू में देखा कि आपके पास पैनल डेटा आपके पास मौजूद है। पैनल डेटा के आपके पास दो मेन टेक्निक्स हैं, POLS है या रैंडम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है। POLS आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने एज्यूम किया कि इंटरसेप्ट और स्लोप, बेसिकली इंटरसेप्ट कैसा है, सेम है तमाम एंटिटीज़ का, तो आप POLS इस्तेमाल कर लें। और अगर सेम नहीं है, इंटरसेप्ट डिफरेंट है, तो आप फिक्स या रैंडम इफेक्ट की तरफ जाएंगे। ये तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। फिर हम अगर फिक्स इफेक्ट, कि फिक्स इफेक्ट में अगर इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो फिक्स इफेक्ट क्या एज्यूम कर रहा है, फिक्स इफेक्ट ये एज्यूम कर रहा है कि इस इंटरसेप्ट का डिफरेंट होना किस वजह से है, तमाम एंटिटीज़ के बेसिक डिफरेंट होने की वजह से, उनके स्टेट के डिफरेंट होने की वजह से वो इंटरसेप्ट डिफरेंट है। जबकि रैंडम इफेक्ट किस कर, और यहाँ पर हमने एक बात और देखी कि जिस अम्ब्रेला की हम बात कर रहे हैं उसके अंडर आने वाली तमाम एंटिटीज़ को कंसिडर कर लिया तो फिक्स्ड इफेक्ट आ गया। लेकिन अगर इस अम्ब्रेला के अंडर आने वाली तमाम एंटिटीज़ को कंसिडर नहीं किया, वजह कुछ भी हो सकती है, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके आपने ले ली, तो इसका मतलब कुछ रैंडम सिलेक्शन आपने फर्म्स की कर ली। तो ये अब ये जो इंटरसेप्ट का डिफरेंस होना है, ये डिफरेंट होना बेसिकली इसके जो इंटरसेप्ट का डिफरेंट होना है, ये स्टेट के अलग होने का नहीं है, एंटिटीज़ के अलग होने का नहीं है। ये उस रैंडम सिलेक्शन की वजह से जो आपने तमाम जो एंटिटीज़ उनको कंसिडर नहीं करके आपने जो रैंडमनेस यहाँ पर की है, इसका इंटरसेप्ट का डिफरेंट होना उस रैंडमनेस की वजह से, और जो एरर टर्म के इस पार्ट से क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास डिस्कशन पैनल डेटा एनालिसिस में, जिसमें हमने 3 बेसिक मॉडल्स को देख लिया, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल और पूल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आई होप कि पैनल डेटा एस्टिमेशन एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।